दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की लैला की। कौन है ये लैला? क्यों इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इस शख्स को अपने साथ रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं और ये शख्स अगले इलेक्शंस में किसी और सियासी जमात की तायद करने लगता है? ये शख्स हिंदुस्तान में नजरियाती सियासत के खिलाफ काम कर रहा है, जबकि किसी भी नजरिए का मुकाबला सिर्फ नजरियात से ही किया जा सकता है। हिंदुस्तानी सियासत में खास तौर पर तीन नजरियात काम कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी नजरिया, जो कि आमतौर पर सेक्युलर सियासत का नजरिया कहा जाता है। दूसरा हिंदुत्व नजरिया, जो कि फिलहाल हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा एक ऐसा नजरिया है जो दुनिया भर में मारूफ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में खत्म होता जा रहा है, जिसे लेफ्ट पॉलिटिकल व्यू कहा जाता है, जो लेफ्टिस्ट नजरिया है। मुल्क भर में 2014 के बाद से जो सियासी तब्दीलियां देखी जा रही हैं, उसका आगाज 2002 में किया जा चुका था। 2002 से ही जब गुजरात फसाद हुए, उसके बाद से एक शख्स को इतना बड़ा बनाकर पेश किया जाने लगा कि ये शख्स अब हिंदुस्तान में वजारत उज़्मा के ओहदे पर पहुंच चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जो कि हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, और यहाँ तक पहुंचने के लिए जिन हालात का सामना उन्होंने किया, जो मंसूबाबंदी की गई, जो हिकमत अमली तैयार की गई, जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान से नजरियाती सियासत का खात्मा करने में भी नरेंद्र मोदी का अहम रोल रहा है। हिंदुस्तान की सियासत में सोशल मीडिया, ई प्लेटफॉर्म के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए अवाम के जहनों पर असरअंदाज होने का अमल भी 2014 इलेक्शंस के बाद शुरू हुआ है। लेकिन इसका तजुर्बा 2011-12 के दौरान होने वाले गुजरात इलेक्शंस में किया गया था। जो कामयाब तजुर्बा हुआ, उसी को लेकर 2014 में मुल्क भर में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया और इख्तिदार हासिल किया गया। कौन है यह सियासी लैला जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को तब्दील कर रही है, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तानी अवाम के जहनों पर किस तरह से काबू पाया जाए, किस तरह से उन्हें हकीकी मसाइल से हटाकर ऐसे मसाइल की तरफ ले जाया जाए जो कि गैर अहम हैं, लेकिन ज्यादा बातचीत में रहने, चर्चा में रहने की वजह से इन मसाइल को काफी अहमियत दी जाने लगती है। प्रशांत किशोर ये नाम काफी चर्चा में 2014 के बाद से आया है। ये एक ऐसा नाम है जो कि हिंदुस्तानी सियासी हलकों में अगर कोई नहीं जानता है तो उसकी सियासी मालूमात पर शुबा किया जाने लगा है। प्रशांत किशोर जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने से पहले यूनाइटेड नेशंस में खिदमत अंजाम दिया करते थे। यूनाइटेड नेशन को छोड़कर उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ देना शुरू किया और 2011-12 के गुजरात इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर बनने में काफ़ी अहम रोल अदा किया। उसके बाद जब हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शंस हुए और नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर पेश किया गया, उस वक्त भी प्रशांत किशोर ने काफ़ी अहम रोल अदा किया और हिंदुस्तानी अवाम के जहनों पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हावी करने में उनके ई प्लेटफॉर्म और उनकी कंपनी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में 2014 से पहले कभी किसी स्ट्रैटेजिस्ट की ज़रूरत, पेड स्ट्रैटेजिस्ट की ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी, बल्कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने स्ट्रैटेजिस्ट होते थे और वो अपनी पार्टी के नज़रियात की बिना पर अपनी पार्टी की स्ट्रैटेजी, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार किया करते थे। लेकिन 2014 से
एक नया तरीका सामने आया है और इस नए तरीके में पेड स्ट्रैटेजिस्ट की अहमियत में इजाफा हो गया। प्रशांत किशोर ने 2014 में जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, वहीं उनकी इस कामयाबी को देखते हुए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नजरियात से बिल्कुल अलग हैं, जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का नजरिया या हिंदुत्व नजरिया मुल्क पर कब्जा करे, उन लोगों ने भी प्रशांत किशोर को हायर करना शुरू किया। जी हाँ, हायर करना शुरू किया, यानी उनकी सर्विसेज को किराए पर लिया जाने लगा और अपनी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर की तैयारी, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन की जिम्मेदारी सीएजी यानी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस के हवाले की जाने लगी। कांग्रेस ने पंजाब में प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल की, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल की, इसी तरह जेडीयू ने बिहार में प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल की। न सिर्फ खिदमत हासिल की बल्कि प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में पिछले इलेक्शन के दौरान जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, लेकिन शायद रेट नहीं जमा होगा, इसलिए उन्होंने उस इत्तेहाद की सपोर्ट नहीं की। प्रशांत किशोर सिर्फ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं किए हैं, बल्कि उन्होंने वाईएसआरसीपी के लिए भी काम किया है और साथ ही साथ वो अब तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के लिए मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का मुकाबला कर रही है, उनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और डीएमके, जो कि तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ अलायंस करने जा रही है, डीएमके के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर। यह किस तरह से मुमकिन हो सकता है? एक ही शख्स जो अलग अलग नजरियात रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रैटेजिस्ट बनते हुए हिंदुस्तान को किस डगर पे ले जाएगा? आप गौर कीजिए कि किस तरह से हिंदुस्तानी अवाम को सोशल मीडिया पर चलने वाली इतलात और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली न्यूज़ के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए को कबूल करे। और एक ही कंपनी जब दो अलग-अलग नजरियात यानी दो अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ काम करती है, तो क्या वो आइडियोलॉजिकल नेशन क्रिएट करने में कामयाब हो पाएगी? वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक ही शख्स को अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर हायर कर रहे हैं, उनका मकसद क्या होगा? उनका मकसद जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ वो इख्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म के प्रमोशन का सिर्फ नाम लिया जा रहा है। पिछले जीएचएमसी इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजाक के तौर पर, तंजिया तौर पर यह कहा कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज की लैला हूं, लेकिन उनका ये मजाक हकीकत नजर आ रहा है प्रशांत किशोर के लिए। मैं एक लैला हूं और मेरे चाहने वाले इतने हैं कि हर कोई चाहता है कि मुझे मुद्दा बनाकर और हासिल किया जाए, क्योंकि हकीकत में ये हर पॉलिटिकल पार्टी की लैला बनते जा रहे हैं और इन्हें इस्तेमाल जिस मकसद के लिए किया जा रहा है, उस मकसद को समझने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कामयाबी के लिए एक ऐसे शख्स का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हट रही हैं जो कि साबिक में इंडियन आइडियोलॉजी को नुकसान पहुंचाने का सबब बना है। उनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले प्रशांत किशोर आज टीएमसी के नज़रियात को फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके के नज़रियात को फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं, डीएमके को पावर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस एसपी अलायंस में की रोल प्ले किया था प्रशांत किशोर ने, लेकिन कांग्रेस को बुरी तरह से नाकामी का उत्तर प्रदेश में सामना करना पड़ा। पंजाब में 2 मरतबा मौजूदा चीफ मिनिस्टर
जो कि कांग्रेस के हैं, अमरिंदर सिंह, उन्हें बुरी तरह से इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा था और प्रशांत किशोर के साथ जाने के बाद वो कामयाब हुए। आम आदमी पार्टी, जो कि एक नजरियाती सियासी जमात के तौर पर उभरी थी, अरविंद केजरीवाल ने भी प्रशांत किशोर से मदद हासिल की। तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि हिंदुस्तानी सियासत में स्ट्रैटेजिस्ट यानी पेड स्ट्रैटेजिस्ट का रोल बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में स्ट्रैटेजिस्ट का रोल बढ़ रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी से हटकर कैंपेन पर तवज्जो दे रहे हैं। यकीनन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ताल्लुक से ये कहा जाता है कि यहाँ वहदत में कसरत, कसरत में वहदत की मिसाल मिलती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब इंडिया कहा जाता था, लेकिन 2014 के बाद से, 2014 के बाद से इंडिया में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के नाम पर आवाम को बांटा जा रहा है। आवाम को ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो पार्टी पावर में होगी वो पार्टी के नजरियात हिंदुस्तान के नजरियात के तौर पर देखे जाए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नजरिया मुल्क का नजरिया नहीं बन सकता, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल नजरियात से इख्तलाफ हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत की खूबसूरती ही ये है कि इख्तलाफ के साथ तरक्की की जाए। लेकिन जब एक ही शख्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करने लगता है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज से बड़ा होता चला जाता है और एक शख्स के हाथों तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कठपुतली बनने लगती है। पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदारों को भी चाहिए कि वो इस बात को महसूस करें कि वो एक स्ट्रैटेजिस्ट के हाथों कठपुतली बनने लगे हैं और अपनी कामयाबी के लालच में हिंदुस्तान के नजरिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, YSRCP, DMK सबके साथ काम करते हैं, यकीनन एक स्ट्रैटेजिस्ट नॉन पॉलिटिकल हो सकता है। पेड स्ट्रैटेजिस्ट अपनी खिदमत पेश कर सकता है, उसे राइट है वो करे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात को समझना चाहिए कि वो किसके हाथों खिलौना बन रहे हैं। जो लोग ये जानते हुए कि ऐसे लोगों की स्ट्रैटेजी की बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टीज अपना इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या वाकई ये पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी स्ट्रैटेजी है या कोई हायर किए हुए शख्स की स्ट्रैटेजी पर पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल करते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बनाकर पेश कर सकती है, तो ये भी मुमकिन है कि ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है कि वो इतने बड़े शख्स को अपने इख्तिदार हासिल करने के बाद अपनी पार्टी से दूर करे और तमाम उन इलाकाई सियासी जमातों के साथ काम करने का मौका दे जो भारतीय जनता पार्टी से रीजनल पार्टीज को खरीब करने में की रोल प्ले करें। यकीनन ऐसा हो सकता है कि जो पार्टीज इन लोगों के साथ काम कर रही है वो मुस्तकबिल में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी। इसीलिए इंडियन वोटर्स की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने वोट के इस्तेमाल से पहले पार्टीज की स्ट्रैटेजी, पार्टीज की आइडियोलॉजी, पार्टी लीडर्स के कैरेक्टर को देखें और उसके बाद ही इस बात का फैसला करें कि ये पार्टीज हमारे स्टेट या नेशन के लिए किस हद तक फायदेमंद हो सकती है, या ये इस पार्टी के स्ट्रैटेजीज या इस स्ट्रैटेजी को तैयार करने वाले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। प्रशांत किशोर का यूनाइटेड नेशन को छोड़कर इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जाहिर करना और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करना ये साबित करता है
यूनाइटेड नेशन से ज्यादा दौलत इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में है। इस बात को भी जहन में रखते हुए इंडियन वोटर्स को डिसाइड करना चाहिए कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज पॉलिटिकल पार्टीज तैयार कर रही हैं और उन स्ट्रैटेजीज को किस हद तक सीरियस लिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन वोटर ही वो की प्लेयर है जो किसी को भी इख्तिदार पर ला सकता है या इख्तिदार से महरूम कर सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंडियन वोटर्स के जहनों को कंट्रोल किया जाने लगता है तो वो उसी डगर पर सोचने लगता है जो डगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए इख्तियार करवाई जा रही है। इसीलिए इंडियन वोटर्स को इस तरह के स्ट्रैटेजीज का शिकार हुए बगैर इन हालात से निमटने के लिए अपनी सोच को वसी करने, एक्सप्लोर करने, एक्सपैंड करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में आसानी हो। साथ ही साथ वो इंडिया की आइडियोलॉजी यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन में अपना रोल प्ले कर सके। इसीलिए उन्हें बहुत सोच समझकर इस तरह के स्ट्रैटेजिस्ट को या इस तरह की स्ट्रैटेजीज को कबूल करने या न करने का फैसला करना चाहिए।